So we will discuss magnetic property of materials. थोड़ा सा हिंट तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे इस पे, किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों है वो एटॉमिक लेवल पे हम लोग पहले जाते हैं. इफ यू कंसिडर एनी एटम, एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. That means there is a current carrying loop corresponding to revolution of electrons, orbital motion of electrons. Due to orbital motion of electrons, it has a magnetic moment. सर्कुलर लूप बनेगा, ये क्लियर है, ठीक है ना. और इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये हमने मैग्नेटिज्म में भी पढ़ाया था, है ना. बोर्ड मैग्नेट्रॉन्स करके हमने एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था. दूसरा, electrons have a spin angular momentum. स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग भी इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, है ना. और इसको समझना इतना आसान नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिक्स से समझा जाता है. तो इलेक्ट्रॉन्स के पास, एटम के पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल मोशंस, इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग भी है. एंड तीसरा, nucleus also have some magnetic moment. So there are three factors जिसके corresponding एक एटम का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा. हालांकि दिस इज वेरी स्मॉल, ये जो है वो बहुत स्मॉल होता है. So net magnetic moment of an atom is vector addition of all the three factors. यहां तक क्लियर? लिख लो इसको. अब इलेक्ट्रॉन्स का हमने कहा स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, और इसका वैल्यू इसका जो वैल्यू होता है इसके कारण, दैट इज कॉल्ड म्यू एस. एस फॉर स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन, दैट इज अबाउट 9.285 10 to the power minus 24 joule per Tesla. जब बच्चों यहाँ जो यूनिट लिखा है ये सही यूनिट है या गड़बड़ यूनिट है? क्या ये यूनिट होगा मैग्नेटिक मोमेंट का? कंफर्म कर पाओगे? मैग्नेटिक मोमेंट U is equal to minus m dot b, तो m is equal to u by b, है ना. तो ऐसे समझना, ऐसे सवाल आते हैं. अब बात करेंगे कि एटम का मैग्नेटिक मोमेंट
है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का मोशंस, बट उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं, उसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो किसी ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन्स हैव टेंडेंसी टू cancel magnetic moment in pairwise। ठीक है ना, न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट भी बताया, बट वो कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है उससे बहुत कम है, तो ओवरऑल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है नेग्लिजिबल हो, जीरो हो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर लिया। लेकिन सोचो कि जिस एटम के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ऑर्बिटल्स में, तुम लोग कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े हो, अनपेयर्ड है, तो वहां पे उसका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है। तो बच्चों, अब जितने भी मटेरियल्स हमारे पास हैं उसमें हम उसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, एकदम समझना अच्छे से। एक जिसमें एटम्स के पास, हर एटम के पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मैग्नेटिक मोमेंट है, और एक जिसमें एटम्स के पास एक मैग्नेटिक मोमेंट नेट है। मनस्वी, यहां तक क्लियर? हाँ सर। अब जिस मटेरियल में एटम का अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिक। और जिसमें एटम्स के पास एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, उसको उसको भी डिवाइड करेंगे अभी। उसमें से एक को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल और दूसरे को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, डायमैग्नेटिक और इसमें। लेकिन कहोगे सर इसमें दो पार्ट क्यों किया, एटम के पास है, तो उसको मैं समझाता हूं। यहां तक क्लियर, तो मैं आगे बढ़ूंगा। अपूर्व बागुल, क्लियर है सर। सर वो चार्ट मत उठाना। किताब समझा दिया, लिख लो इसको। तो हम सीखते जाना कि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। बच्चों, एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट तो है, लेकिन दे आर रैंडमली ओरिएंटेड।
randomly oriented, so net magnetic moment of any volume किस पे, मैक्रो लेवल पे, be 0. ओके, सो हमें अगर कोई मटेरियल हम लेते हैं तो मुझे दिखता है वो मैग्नेट जैसा नहीं दिखता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। बट इस टाइप के मटेरियल में अगर हम लोगों ने क्या किया, बट if we apply some magnetic field, external magnetic field, if we apply some external magnetic field, तो डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा समझोगे, मैग्नेटिक डायपोल जो चाहेगा वो चाहेगा अलाइन होना along the direction of magnetic field. So if external field is, external magnetic field है ना, external magnetic field is applied, then magnetic dipole will align in the direction of external field. यहां तक समझ में आया? अब वो अलाइनमेंट कितना होगा, दैट डिपेंड्स कि मटेरियल का प्रॉपर्टी कैसा है, एटम को कितना फ्रीली, कितना एटम में टेंडेंसी है कि वो अलाइन हो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में. If we increase the external field, alignment will be more. जब बच्चों ये अलाइन हो जाएगा तो हालांकि परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं होगा, कुछ अलाइन होगा, कुछ अभी भी इधर रहेगा, बट थोड़ा सा सिस्टमेटाइज हो जाएगा. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे तो डायपोल्स अलाइन होता था, और मटेरियल के अंदर नेट फील्ड क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था थोड़ा. एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट था तो नेट फील्ड ई नॉट बाई के लिखा था, और के को लिखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सिमिलर थिंग विल हैपन हियर, फील्ड चेंज हो जाएगा, लेकिन फील्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कोई गेस कर सकता है? Because of this alignment, magnetic field will increase or decrease. Increase होगा because हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डायपोल से डिफरेंट होता था, दो चार्ज के बीच में वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा होता था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से उल्टा होता था, लेकिन इसमें एक ही सेंस में होता है ना. तो यहाँ पे मेन चीज यही है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स कहेंगे कि मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड. इस अलाइनमेंट के कारण क्या होगा, ये भी अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है ना, तो ये एज ए साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल ऐसा बिहेव करेगा, ये भी एक्सटर्नल फील्ड ऐसा प्रोड्यूस करेगा. सो दिस विल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट्स, बार मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स जैसा बिहेव करना शुरू करेगा. परमानेंट मैग्नेट नहीं कहेंगे, टेम्पररी मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, ऐसे बोलेंगे, बार मैग्नेट जैसा बिहेव करना शुरू करेगा. दैट मीन्स ये मैग्नेटाइज्ड हो गया. दैट मीन्स अब अगर हम लोग डिस्कस करें इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
external magnetic field there will be net magnetic moment of any volume, net magnetic moment of any volume in the direction of external field. In the direction of external field. अगर इस मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट m है, टोटल वॉल्यूम v है, तो we define a term magnetic moment per unit volume that is called magnetization. मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर. या इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. And we denote it by I. लिख लो यहां तक. So I कैसे डिफाइन किया बच्चों? इस मटेरियल में, इस बॉडी में एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, यहाँ पे इसका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूरे बॉडी का m हुआ, वॉल्यूम v है, m बाय v को हमने कहा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. और ये नाम रखना बच्चों बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे ऐसे मिलते जुलते नाम आएंगे, या मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर. मैग्नेटाइज्ड हो गया. नाउ मतलब ये एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा. अगर बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा तो इसका एक पोल स्ट्रेंथ होगा, और पोल स्ट्रेंथ के टर्म में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को देखते हैं. मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसका लेंथ सपोज L है, तो कैपिटल M को हम क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन किया था? पोल स्ट्रेंथ इनटू L डिस्टेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम. क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया इनटू L. ये एम्पियर नहीं है, करंट नहीं है, एरिया है. तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया. बेसिक डेफिनेशन तो ये है. बच्चों आ जाते हैं हम लोग जो पैरा, डाया और ये डिस्कस किया था. पैरामैग्नेटिक क्या कहेंगे? तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एटम्स हैव नेट मैग्नेटिक मोमेंट. in presence of external magnetic field
there are alignment of atomic magnetic moment because of which net magnetic field increases in the material. But alignment is not so easy. बहुत easily alignment नहीं होता है. Hence, a small increase in magnetic field तो अगर सपोज कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था और उसमें हमने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया, उसमें एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया तो क्या होगा कि ये ऐसा हो जाएगा. मतलब ये लाइन जाने वाला था इधर, ये थोड़ा पुल कर लेगा, यहां से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा. यूनिफॉर्म फील्ड में रखा तो कुछ लाइंस इसमें बढ़ जाएंगे, इधर से आ जाएंगे, क्योंकि फील्ड लाइंस तो जो है वो कांस्टेंट रहेगा. स्लाइट इंक्रीमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड. आई होप कि यहां तक समझ में आ गया. मिटा दूं ना? फेरोमैग्नेटिक, यहां पे पैरामैग्नेटिक में लिखोगे अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ in absence of external magnetic field, अगर मटेरियल का हम कोई भी वॉल्यूम ले, मैक्रो ने माइक्रो लेवल पे भी ले, बहुत छोटा सा भी वॉल्यूम ले, 1 मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब या उससे भी छोटा, स्टिल नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमें जीरो दिखेगा इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक. बट फेरोमैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता है. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैक्रो लेवल पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, बट पैच वाइज ऐसा कुछ रहेगा. यहां पे सपोज ऐसा है कुछ, यहां पे सपोज ऐसा है मैग्नेटिक मोमेंट, यहां पे सपोज ऐसा है, ठीक है ना? मतलब पैच वाइज एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा.
लेकिन इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, और मैक्रो लेवल पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। समझ में आया? माइक्रो लेवल का मतलब मैं यहाँ पे छोटा सा एरिया वॉल्यूम लिया, इसका हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट इधर दिखेगा। यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम लिया, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इधर दिखेगा। यहाँ पे लिया वॉल्यूम, इधर दिखेगा। मतलब इसके मटेरियल के एटम में एक प्रॉपर्टी होता है जो चाहता है कि हमारे बगल वाला एटम भी हमारे साथ सेम डायरेक्शन में हो, है ना। उसके कारण पैच वाइज इसका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। बट मैक्रो लेवल पे जाएं, 2 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया, 10 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट अभी 0 दिखेगा। सो ये भी अभी net magnetic moment of this whole material is still 0 in absence of external field. When external field is applied, है ना, then net magnetic field inside the material increases and there is appreciable amount of increase, large increment होता है, वो easily बढ़ जाता है। इसमें अलाइनमेंट टफ था, इसमें थोड़ा सा बढ़ता था, इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डिफरेंस आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है ना। सो देयर विल बी ए नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मटेरियल, ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड there are 2 mechanisms for magnetization. लिखो यहां तक बच्चों। यहां पे जो अभी हमने बताया पैच वाइज, इसको बोलते हैं डोमेन भी। अब हमने कहा कि मैग्नेटाइज्ड इजीली, तो देयर आर 2 मैकेनिज्म। वन मैकेनिज्म इज कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए हैं, सपोज इस डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, तो ये जो डोमेन है इसका डायरेक्शन इधर है, बट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड दिस टिल्ट्स इन दिस डायरेक्शन, डोमेन थोड़ा अलाइन हो गया इधर, तो इसका एक नेट कंपोनेंट इधर हो जाएगा। जो थोड़ा सा इधर है इसका भी एक नेट कंपोनेंट इधर हो जाएगा, तो इधर वाला कंपोनेंट थोड़ा बढ़ेगा इस डायरेक्शन में। तो वन मैकेनिज्म इज कॉल्ड डोमेन अलाइनमेंट, और दूसरा मैकेनिज्म इज कॉल्ड डोमेन ग्रोथ। डोमेन ग्रोथ का मतलब समझना, और ये पिक्चर बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, अच्छी परमान तुम जाकर के पढ़ना, 2-3 पेज ही है, पढ़ लेना एक बार, और मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरी बार पढ़ोगे तो 100% समझ में आ जाएगा। डोमेन अलाइनमेंट तो समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा सारे इधर अलाइन किए तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हुआ। डोमेन ग्रोथ इज कि एक्सटर्नल फील्ड हमने इधर अप्लाई किया, और जो डोमेन सपोज ये इधर वाला फील्ड वाला था, ये डोमेन एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन वाला है, तो ये क्या होने लगता है, ये ग्रो करने लगता है, और दूसरा डोमेन जो दूसरे डायरेक्शन में है वो छोटा होगा। तो जो जो डोमेन इस डायरेक्शन में था वो बहुत बड़ा हो गया, दूसरे डायमेंशन को, डोमेन को कंप्रेस कर दिया, सो नेट मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो जाएगा।
तो दिस इज द टू मैकेनिज्म। आई होप कि ये क्लियर है, और ये भी क्लियर हुआ कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज देयर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बच्चों अगर एक्सटर्नल फील्ड सपोज ऐसा है, और इस फील्ड में अगर हमने रख दिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो व्हाट विल हैपन, ये यहां वाला फील्ड भी ऐसे चला जाएगा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा फील्ड लाइंस, इधर वाले पुल कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस टू ए लार्ज वैल्यू। थर्ड पार्ट पैरा बता दिया, डाया बता दिया, सॉरी फेरो बता दिया। नाउ मनस्वी समझ में आ रही है चीजें? हाँ सर, पूरा क्लियर हो रहा है। ठीक है, देवदत्ता? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाया मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें एटम्स के पास परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, और किसी को याद दिलाना चाहता हूं बच्चों, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डिस्कस किए थे कैपेसिटर वाले चैप्टर में, तो हमने डाइलेक्ट्रिक दो टाइप का लिया था। एक डाइलेक्ट्रिक जो पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ था, और एक डाइलेक्ट्रिक जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ था। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता था, अलाइन हो जाता था इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर देता था। किसी को याद है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ में अगर हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते थे तो क्या होता था, क्या मैग्नेटिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल में कांस्टेंट रह जाता था, इंक्रीज होता था कि डिक्रीज, स्टिल डिक्रीज होता था? इंक्रीज होता था। सोच के बताना, गेस वर्क मत मारो, याद करके बताओ। धनंजय ने कहा सर उसमें भी डिक्रीज होता था। यस, उसमें भी डिक्रीज होता था। वहां पे तो डाइलेक्ट्रिक मोमेंट था ही नहीं एटम के पास। एटम्स के पास डाइलेक्ट्रिक मोमेंट नहीं था, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उस एटम में एक डाइलेक्ट्रिक मोमेंट इंड्यूस करता था, है ना? क्योंकि सर कैसे इंड्यूस करता था बच्चों? ये अगर एटम है, सपोज हाइड्रोजन एटम है, ये पोलर नहीं है, इसका सेंटर न्यूक्लियस यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कर रहा हूं, एटम कर रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड यहाँ पे, दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन एक्सटर्नल फील्ड जब हमने अप्लाई किया था बच्चों, तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को ये इधर थोड़ा पुल कर लेता था। सो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज तो नहीं मूव किया, तो इसमें एक टेम्पररी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाता था, टेम्पररी। जैसे एक्सटर्नल फील्ड हटेगा, ये फिर से नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगा। एम आई क्लियर? सो एक्सटर्नल फील्ड ने क्या किया, एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस किया, टेम्पररी डायपोल मोमेंट इंड्यूस किया एटम ने, और उसके कारण एक नेट मैग्नेटिक फील्ड
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कम हो गया था, मतलब वहां भी डायपोल था, वहां अलाइनमेंट नहीं था, वहां पे क्या था, डायपोल इंड्यूस्ड हुआ था। इज इट क्लियर? सो यहां भी क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड induces temporary magnetic dipole atoms. इंड्यूस किया है ना? अब सुनना, लेंस लॉ, चूंकि हमने तो ईएमआई भी पढ़ा दिया, लेंस लॉ तुम्हें पता है, कोई भी चीज जब इंड्यूस्ड होता है तो उसका टेंडेंसी क्या होता है, जिस फैक्टर से वो इंड्यूस हो रहा है उस फैक्टर को अपोज करना, उस फैक्टर को नलिफाई करना, ये टेंडेंसी होता है। तो नाउ यू कैन गेस कि हमने हिंट दे दिया है कि बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि टेम्पररी डायपोल मोमेंट एटम में इंड्यूस कर रहा है एक्सटर्नल फील्ड, उसके कारण यहां पे नेट बी जो हो जाएगा, नेट बी कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा क्योंकि opposite कम हो है। जाएगा, बिकॉज मैंने बता दिया फ्रॉम द लेंस लॉ, कोई भी चीज जब इंड्यूस होता है तो उसका टेंडेंसी है, दिस इज द नेचर, लॉ ऑफ नेचर, कि दैट अपोजेस द फैक्टर बिकॉज ऑफ विच इट इज इंड्यूस्ड। सो यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा जो एक्सटर्नल फील्ड है उससे, लेकिन इसका फैक्टर बहुत कम रहेगा, बहुत कम वैल्यू से चेंज होगा, लेकिन स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। और ये कैसा मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा, अगर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये एक्सटर्नल फील्ड इधर था तो ये साउथ ये नॉर्थ ऐसा ही करता था, बट इंड्यूस वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, इधर नॉर्थ और इधर साउथ जैसा प्रोड्यूस करेगा। ये भी एक टेम्पररी बार मैग्नेट बिहेव करेगा ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, मैग्नेटाइजेशन छोटा होगा बट अपोजिट सेंस का होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर? आकाश, जितना मैंने लिखा तुम भी शायद लिख रहे होगे। अब बताना, जो इसी प्रॉपर्टीज को जो इंड्यूस हो रहा है टेम्पररी मैग्नेटिक मोमेंट एटम में, जो डिक्रीज करा रहा है, जो अपोज कर रहा है एक्सटर्नल फील्ड को, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म। तो तुम कहोगे सर जब हम फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो वहां भी तो एटम में एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस ए टेम्पररी मैग्नेटिक मोमेंट। यस, वहां भी करेगा, फेरोमैग्नेटिक में भी करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में बोल रहा हूं कि जो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है दैट अकर इन ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल, whether it is फेरो और पैरा और डाया। तो स्टेटमेंट लिख लेना, क्या लिखोगे, डायामैग्नेटिज्म लेकिन पैरामैग्नेटिक में पैरा भी है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है, डायामैग्नेटिक भी है। फेरोमैग्नेटिज्म में फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी है, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। बट फेरो का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका जो डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, तो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें दिखता नहीं है, ओवरऑल वो फेरो दिखता है, मतलब ओवरऑल बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया।
पैरामैग्नेटिक में भी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से वैल्यू पैरामैग्नेटिक का ज्यादा होता है, वो डोमिनेट करता है, इसलिए हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज दिखता है। अलाइनमेंट वाला फैक्टर ज्यादा होता है, वो डोमिनेट करता है कंपेयर टू द इंड्यूस्ड वाले फैक्टर से। सो आई होप कि मैंने ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, और जो बच्चों ने सुन लिया होगा उसको ये याद रह जाएगा। So which property occur in all types of material? That is diamagnetic. Diamagnetic में सिर्फ diamagnetic एग्जिस्ट करता है, दूसरा नहीं एग्जिस्ट करता है। बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किसी भी मैग्नेटिक टाइप का मटेरियल है, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, है ना, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मुझे एक चीज बताना, एक्सटर्नल फील्ड हमने बी अप्लाई किया है, अभी ऐसे बोल रहा हूं, बी नॉट अप्लाई किया सपोज, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, इंड्यूस नहीं कहेंगे, बिकॉज ऑफ अलाइनमेंट, बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन, पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, दैट इज कॉल्ड आई वेक्टर, है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जस्ट समझो कि बी नेट जो होगा वो कंट्रीब्यूशन किसका किसका होगा, एक्सटर्नल का और एंड जो ओरिएंटेशन के कारण हुआ है, जो इंड्यूस हुआ उसके कारण। लेकिन क्या बी नॉट और आई दोनों डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? क्या दोनों का डायमेंशन सेम है ना? क्या सेम डायमेंशन है या कुछ डिफरेंट है? तो चेक करते हैं बच्चों। आई का डायमेंशन आई भी देखे थे, क्या था, पोल स्ट्रेन डिवाइड बाय एरिया, यही था ना आई का। और बी का अगर हम लोग डिस्कस करें तो बी होता था बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर, यही लिखते थे पोल स्ट्रेन के कारण मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स बी एंड आई आर ऑफ नॉट सेम डायमेंशन, ये और ये तो सेम है, बट यहाँ पे म्यू नॉट आ गया, मतलब बी बाई म्यू नॉट का डायमेंशन एंड आई का डायमेंशन सेम है। यहां तक क्लियर? सो नाउ वी डिफाइन बी बाई जो म्यू नॉट है इसका और आई का डायमेंशन सेम है, तो एग्जैक्टली आई के साथ जो ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बी को नहीं करेंगे, बी बाई म्यू नॉट कर करेंगे, ठीक है। सो फॉर दैट वी डिफाइन ए टर्म दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब देखना एक ही जैसा सब नाम लगता है, अभी इसके पहले आई को क्या बोला था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैं भी भूल जाता हूं, तो तुम लोग एक बताओ कि क्या कैसे लिखा था, आई इज मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और अब एक दूसरा टर्म डिफाइन कर रहा हूं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय एच। इसका डायमेंशंस आई के डायमेंशंस के बराबर लेंगे, मतलब बी से डिफरेंट डायमेंशन का। दिस इज डिफाइंड एज
कि ऐसे सोचो कि यहां पे कुछ भी नहीं है, ये वैक्यूम है ना, और फील्ड बी है, एक्सटर्नल फील्ड बी है यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटेंसिटी H इज डिफाइंड एज B बाई म्यू नॉट। H is defined as B by mu naught। अब बात सुनना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सपोज ये था अभी B बाई म्यू नॉट H है। अब सोचो यहां पे अगर हमने एक मैग्नेट रख दिया, सॉरी एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया यहां पे, अब तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल यहां का मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो B चेंज हो जाएगा, B विल चेंज। जो पहले बी था वो बी नहीं रहेगा, यहाँ का बी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, पहले ऐसा बी था, उसके बाद जैसे ही मैग्नेट मटेरियल रखा था तो यहाँ पे बी चेंज हो गया था, बट एच विल रिमेन इनवेरिएबल। जिसको हम एच डिफाइन कर रहे हैं वो इनवेरिएबल रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, एच। क्लियर हुआ? तो ये इसको कहेंगे कि ये इनवेरिएबल है, और ये मटेरियल हो चाहे मटेरियल नहीं हो ये सेम ही रहेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है और खुद से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आता है। बच्चों सोचो कि एक सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट कर रहा है, तो कहेंगे म्यू नॉट एंड आई। यही होता है सर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बी को कितना क्रिएट कर रहा है। अगर मैं कहूं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये कितना क्रिएट कर रहा है, तो तुम कहोगे H इज इक्वल टू हो जाएगा B बाई म्यू नॉट, दैट इज NI। और सुनना, अगर हम यहां पे एक मटेरियल रख देंगे, एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, जिसका मैं बताऊंगा कि म्यू क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या आ गया, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब मटेरियल रख दिया तो यहाँ का परमिटिविटी अलग हो जाएगा, और मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू इंटू NI हो जाएगा। म्यू इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लेकिन अगर अभी भी यहाँ पे पूछा जाए व्हाट इज H, H क्या हो जाएगा बच्चों, अभी भी NI ही रहेगा, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन B एंड H यहाँ पे, तो क्या कहेंगे, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू H। B इज इक्वल टू म्यू इंटू H। म्यू इज मैग्नेटिक, सॉरी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब सुनना, अगर वैक्यूम है तो कुछ H है, कुछ वैक्यूम का म्यू नॉट है, और मैग्नेटिक फील्ड B है। अगर वहां पे मीडियम आ गया तो B चेंज होगा, म्यू उसका चेंज हो जाएगा, बट H विल रिमेन कांस्टेंट। एम आई क्लियर बच्चों? H इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। बात समझ में आई?
अब ये समझाता हूं मैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड जो है, एक्सटर्नल फील्ड को हम लोग एच से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये इनवेरिएबल है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो हमने एच लगाया था, अब उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे मीडियम है तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड सपोज अभी हो गया है बी। ठीक है ना? तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो उसमें कहेंगे कि जो एच था वो एच में, ऑरिजिनली जो एच था वो था बी बाय म्यू नॉट है अभी टर्म, और इसमें एक आई भी है जो मैग्नेटाइज्ड हुआ है। तो एच तो इनवेरिएबल है, तो ऐसे कह सकते हैं कि दिस माइनस आई। यही समझना थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे भी थोड़ा मुश्किल होता है समझाना। ये एच कांस्टेंट है, अगर मीडियम है तो यहाँ का बी अलग होगा, आई भी कुछ होगा। अगर ये वैक्यूम है तो यहाँ का बी अलग होगा और आई 0 हो जाएगा। ठीक है ना? यही टर्म लिखा रहता है एच में भी देखोगे तो ऐसे ही टर्म लिखा हुआ, तो इसको समझो बी बाय म्यू नॉट क्या है बच्चों, एच प्लस आई। हालांकि मैं ज्यादा अच्छा से समझाने की कोशिश करता हूं ऐसे कि सोचो यहाँ पे एच हमने एक्सटर्नल अप्लाई किया है, एच हमने एक्सटर्नल अप्लाई किया है और आई मैग्नेटाइज होने के कारण आया, और दोनों का रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी बाई म्यू नॉट। इस फॉर्मूला को याद कर लेना। नाउ आई कितना होगा, आई विल बी, हमने बताया था कि जितना ज्यादा एच लगाओगे, बी इज नॉट द बेसिक थिंग, मैं आ रहा हूं एच पे, जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जितना ज्यादा एच अप्लाई करेंगे मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा होगा। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू एच, दिस इज कॉल्ड काई। दिस इज सिंबल, एंड इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, शायद यहाँ पे डबल सी होगा क्या, ससेप नहीं, ससेप्टिबिलिटी एक ही सी। काई, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या कोई बता सकता है कि जो काई होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? करण भाई, किसका होगा काई सबसे ज्यादा? एनीवन? निखिल शाक्या, मनस्वी ने जवाब दिया, ऋतुजीत ने बताया सर्टनली फेरोमैग्नेटिक का बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज मैग्नेटाइज हो जाता है, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होता है। तो काई इज लार्ज फॉर फेरो, काई इज
small but positive for para, and you can guess small and negative for dia. तो बच्चों ये फॉर्मूला अगर याद है, अब क्या लिख सकते हैं बच्चों? B इज इक्वल टू H प्लस I को लिख लेते हैं काई इंटू H, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस काई इंटू H। बच्चों ये एक बार सीख लिया तो याद रह जाएगा। सॉरी, B बाई म्यू नॉट था ना यहाँ पर, तो B इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू H। दिस होल टर्म इज कॉल्ड म्यू को क्या बोलेंगे बच्चों? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। म्यू आर क्या है? 1 प्लस काई है। म्यू आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। लिख लिया है तक? हाँ सर, हो गया पूरा। अगर हम म्यू आर की बात करें, फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। म्यू आर 1 प्लस काई है, काई छोटा है पैरामैग्नेटिक के लिए, तो एक से थोड़ा सा बड़ा। और म्यू आर इज sorry greater than 1 for para, म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन यहां तक क्लियर? तो बताओ। एक और स्टेटमेंट लिख लेना, पैरामाइटिज्म डायमाइटिज्म occurs in all type of material like solid, liquid and gas। ये प्रॉपर्टीज होगा, बट फेरोमाइटिज्म की जहां तक बात है, ये सिर्फ सॉलिड में होगा, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक चीज बड़ा गड़बड़ लिखते चले गए हैं, इट इज परमिएबिलिटी। तो जितने जगह पे लिखो परमिटिविटी, जो हमने गलती से लिखा दिया वो ध्यान में नहीं रहा। परमिटिविटी नहीं, परमिटिविटी किसको बोलते हैं? एप्सिलॉन वाले को। ठीक है ना बच्चों, ये लिख लेना। और मेरे दिमाग से मुझे ध्यान में नहीं था क्या बोल रहा हूं, अभी ऋतुजीत ने कहा, ऋतुजीत इट इज परमिएबिलिटी, सॉरी, म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं। ठीक है,
सारे बच्चे करेक्ट कर लेना ये। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्या काई इज कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल या इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर? ये सब पे डिपेंड करेगा क्या? कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल ले लिया तो उसका काई रूम टेम्परेचर पे कुछ होगा, अगर हम टेम्परेचर्स बढ़ाएंगे, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो काई क्या होगा? कैन यू गेस? काई विल इंक्रीज और डिक्रीज? Anyone, can you guess what will happen to Kai? Sharvil, Sritosh, अगर टेम्परेचर्स बढ़ा दिए तो डायपोल मैग्नेटिक डायपोल को अलाइन करना आसान होगा या टफ होगा? अलाइन करना टफ होगा और काई विल डिक्रीज। ऋतुजीत ने कहा यस। बच्चों, रैंडमनेस बढ़ जाएगा, उसके पास ज्यादा एनर्जी होगा तो वो अलाइन करना मुश्किल होगा, इसलिए काई डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर काई वर्सेस टेम्परेचर का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो दिस विल बी द ग्राफ। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अलाइनमेंट विल बी टफ, मैग्नेटाइजेशन कम होगा, ठीक है। एंड दिस इज, ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है, दिस इज फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। डाया में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, उसमें तो क्या होगा, इंड्यूस्ड होता है, अलाइनमेंट है नहीं। अगर हम बात करते हैं फेरो की बात करते हैं, तो काई बहुत बड़ा होता है। एक टेम्परेचर के बाद ये भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेव करने लगता है। टेम्परेचर के साथ ऐसा आता है C/T ने करके T - Tc, and this Tc is called Curie's temperature। मैडम क्यूरी करके एक साइंटिस्ट थे, तुम लोग जानते हो, उन्होंने बताया कि काई फॉर दिस C is equal to T - T dash, मतलब if T is greater than T dash, Ferro starts behaving like para। मिटा दो, इससे आगे बढ़ूं। नेक्स्ट इज हिस्टेरेसिस लूप। अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और उसमें हमने एक एक्सटर्नल फील्ड H अप्लाई किया,
मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो वो मैग्नेटाइज्ड होगा। उसका कुछ उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा। कितना होगा एग्जैक्टली सिर्फ हम एच पे ही डिपेंड नहीं करते, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि उसको पहले हम मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज किए हैं क्या। मतलब प्रीवियस हिस्ट्री पे भी उसका मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन क्या होगा वो डिपेंड करता है। उसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हिस्टेरेसिस। तो मैं समझा रहा हूं कि अगर तूने एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया, एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट अभी 0 है, आई 0 है, एच भी 0 लगा, बट जैसे जैसे एच बढ़ाओगे द आई विल इंक्रीज, ऐसे कुछ हुआ। एंड देन ऐसे गया। अब तुम्हें मन किया कि हमने एक्सटर्नल फील्ड को हटा दिया। सुनना, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और उसमें क्या किया हमने, एक्सटर्नल फील्ड को अब कम करना शुरू किया, यहां तक अप्लाई किया, इतना आई आ गया, तो इट विल नॉट फॉलो द सेम पाथ। ये क्या होता है, वो दूसरा पाथ फॉलो करता है। ऐसे आ रहा है, एच को कम करते गए, कम करते गए, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इधर नहीं आता है, ऐसे जाता है। ये आई और एच उल्टा रखते तो ऐसे आता है ना, सो इट गोज ऑन डिफरेंट पाथ लाइक दिस। सो मैग्नेटाइज किए तो ऐसे गया, जब वापस ला रहे हैं, एच कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा, एच हमने 0 कर दिया, फिर भी ये कुछ रह गया आई। मतलब दिस विल बिहेव लाइक ए परमानेंट मैग्नेट्स। और एच 0 करने के बाद भी कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रह गया, मतलब इतना ये परमानेंट मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। अगर तुम कहोगे नहीं मुझे तो ये कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करना है, सपोज, एकदम ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें मन किया थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो अब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक उल्टा हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन। फिर अब मन किया कि नहीं, अब क्या करते हैं, एच कर दिया, अब वापस लाके 0 करते हैं, सो इट विल नॉट फॉलो द सेम पाथ, इट विल फॉलो दिस पाथ। मतलब एच 0 कर दिया, फिर भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कुछ रह गया, और फिर अब इस डायरेक्शन में करेंगे तो इट गोज लाइक दिस। तो ये समझ में आया, शुरुआत में अगर कोई भी हिस्ट्री नहीं है तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट गोज लाइक दिस। फिर कम करना शुरू किया तो यहाँ पे 0 कर दिया एक्सटर्नल फील्ड को, तो भी कुछ रह गया। नलिफाई करना है तो तुम्हें इतना मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, फिर आएगा। इसमें बच्चों 2 टर्म आता है। एक टर्म ये आता है, दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। अब नाम से ही पता है, रिटेंटिविटी का मतलब, अगर हमने
सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई करके मैग्नेटाइज किया और अब वो एक्सटर्नल फील्ड को हटा लिए, तो वो कितना रिटेन करता है, दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। लेकिन अगर जितना रखा बच गया उसको हमें हटाना है, डीमैग्नेटाइज करना है कंप्लीटली, तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। इसको कहेंगे कोएर्सिविटी, इसको कहेंगे रिटेंटिविटी। और ये हो गया बच्चों एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस लूप, इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एचसी वर्मा से पढ़ लेना एक बार और। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम यूज करते हैं टू मेक ए परमानेंट मैग्नेट। टू मेक ए परमानेंट मैग्नेट। अब सोचना हम कौन से मटेरियल परमानेंट मैग्नेट क्या करते हैं, इससे ये हम बार मैग्नेट ले लिया, आयरन का ब्लॉक ले लिया और इसको ना बहुत हाई वैल्यू तक एच को ले गया, मैग्नेटाइज किया और फिर धीरे धीरे एच को खत्म कर दिया और कुछ रह गया। तो नाउ तुम्हारे पास पूछा जाए कि दो मटेरियल है, एक का रिटेंटिविटी ज्यादा है, एक का रिटेंटिविटी कम है, तो कौन से मटेरियल को तुम सेलेक्ट करोगे टू मेक परमानेंट मैग्नेट? मटेरियल विथ हाई रिटेंटिविटी या लो रिटेंटिविटी? हाई। आई होप कि सबको क्लियर है, मटेरियल विथ हाई रिटेंटिविटी। एंड व्हाट अबाउट द कोएर्सिविटी? मटेरियल का कोएर्सिविटी हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? कोएर्सिविटी हाई होना चाहिए। ऋतु जी, अगर तूने परमानेंट मैग्नेट बनाया और कहीं थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा बहुत इजीली, अगर ये में रखा तो वो भी नहीं है कि वो बना और अगर एक्सटर्नल फील्ड में कोई डायरेक्शन में गया तो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाती है। रिटेंटिव कोएर्सिविटी भी हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। That means to make a permanent magnet, we choose a material having high retentivity and high coercivity. In fact, अगर तुझे चूज करना है कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कोएर्सिविटी है कि रिटेंटिविटी है, तो मैं समझाता हूं इसको। अगर तुमसे पूछा जाए तुम पढ़ाई करते हो, तुमने अभी जितना मैंने पढ़ाया बच्चों, हमने 100 कुछ दिया, उसमें से तूने 80 गेन कर लिया, रिटेन 80 किया, बट 4 महीने बाद तुम भूल करके 10 पे पहुंच गए, 10% ही याद रखा। और एक बच्चा है जो हमने अभी पढ़ाया, उसमें 70% ही गेन किया, बट 4 महीने बाद भी उसके पास 40% बचा रह गया। तो तुम कैसा बच्चा बनना चाहोगे? दूसरा वाला। दूसरा वाला। That means coercivity should be high. तो retentivity and coercivity should be high for ये. In fact, coercivity is more important than retentivity. ठीक है ना? तो ये लिख लेना. To make a permanent magnet, material should have a high retentivity and coercivity. और एक वर्ड लिख लेना जरूर, high coercivity is more important. 2 मिनट लूंगा, टाइम हो गया बट 2-3 मिनट लूंगा। और अभी तो क्लास नेक्स्ट क्लास होगा 9:45 से स्टार्ट होगा,
तो डोंट वरी, 5 more minutes। मैं बता रहा हूँ इलास्टिसिटी, शायद मैंने अगर पढ़ा होगा तो मैं बताता हूँ हिस्टेरिसिस लूप फॉर द रबर। अगर रबर को स्ट्रेस अप्लाई किया तो उसमें स्ट्रेन होता है और कुछ ऐसा होता है। और यहां से रेफरेंस देते हैं सो दैट कि मैग्नेटिज्म में थोड़ा अच्छा समझ पाए। दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप फॉर द रबर। स्ट्रेस बढ़ा रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, लेकिन जब वापस लाते हैं तो रबर सेम पाथ पे वापस नहीं आता है, इस पाथ पे आता है। तो बच्चों जब हम दे रहे हैं एनर्जी तो ये इतना एनर्जी वो है ले रहा है। जैसे गुलेल को हमने पुल किया रबर को, तो हमने उसको एनर्जी सप्लाई किया, फिर छोड़ दिया तो वो वापस दिया। लेकिन जब ये वापस आ रहा है तो ये जब स्टोन पे फोर्स लगा रहा है तो ये इतना वर्क ही कर रहा है। मैं उल्टा तो नहीं बता रहा हूं। F.ds तो कौन सा एरिया होगा बच्चों? ये वाला एरिया होगा ना। अगर स्ट्रेस इधर लिया है और स्ट्रेन इधर लिया है तो इससे जो भी इसमें ये होगा कि एरिया जो होगा, दिस एरिया जिस समय मैं पुल कर रहा हूं तो ज्यादा वर्क किया है और जब वापस आ रहा है तो उस समय कम वर्क देगा वो, ठीक है ना। तो जो एरिया आएगा, दिस एरिया, इतना एरिया एनर्जी लॉस हो गया है, इतना वापस मुझे नहीं मिलेगा। तो जितना ज्यादा एरिया अंडर द लूप होगा उतना एनर्जी लॉस हुआ है। हमने 100 जूल पुल करने में सप्लाई किया और जब वो वापस रिलीज कर रहा है तो हमें सपोज 40 जूल दिया ही है, तो 60 जूल उसने मैकेनिकल एनर्जी का लॉस करा दिया। सो जितना एरिया लिख लेना है यहां पे, greater the area under the hysteresis loop, greater the area under the hysteresis loop, more is loss of mechanical energy। अब तुम्हें गुलेल बनाना है तो कैसा, कौन सा हिस्टेरिसिस लूप वाले मटेरियल लेना चाहोगे? 1 या 2 गुलेल बनाना है तो 1, बिकॉज मुझे एनर्जी लॉस नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी वो मुझे प्रोवाइड कर दे। लेकिन अगर तुम्हें बनाना है एक शॉक एब्जॉर्बर मटेरियल, जैसे तुम्हारे घर में अभी तुम देखे हुए कोई मशीन, कोई मोटर्स जो इलेक्ट्रिक मोटर हो या ये जो चलने के बाद वाइब्रेट करता है, अगर तुम फर्श पे उसको रख दिए तो वो बहुत ज्यादा आवाज करेगा। तो नीचे, उसके नीचे एक रबर का प्लेट लगा रहता है, रबर का एक मोटा सा प्लेट रख देते हैं सो दैट कि वो वाइब्रेशंस को सीज कर दे। मतलब जब वो वाइब्रेट किया, जब वो प्रेस कर रहा है तो वो कुछ एनर्जी रबर को सप्लाई किया, फिर रबर उसको बाउंस बैक करेगा तो उतना एनर्जी नहीं देगा, कम एनर्जी देगा, मतलब कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, उसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। तुम्हारे घर में अभी मसाला पीसने के लिए क्या यूज करते हो? मिक्सर एंड ग्राइंडर। उसके नीचे देखना बेस में रबर का छोटा छोटा प्लेट लगा रहता है, रबर का लगा रहता है, तो वाइब्रेशंस को सीज करे। तो अगर तुम्हें शॉक एब्जॉर्बर के लिए मटेरियल यूज करना है तो आई होप कि सारे बच्चे क्लियर है कि वी विल यूज दिस टाइप ऑफ मटेरियल, है ना। ये वाला मटेरियल चूज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ये करें। इन द सेम वे बच्चों,
अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म में एरिया अंडर द लूप जो होगा, अगर हम किसी मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं और फिर डिमैग्नेटाइज कर रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट चेंज हो रहा है, इन दैट केस एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस लूप विल गिव द लॉस ऑफ एनर्जी, उतना एनर्जी लॉस कराएगा। तो कहीं पे मुझे चाहिए कि लॉस ना हो एनर्जी का, तो हम वहां पे कैसा मैग्नेटिक मटेरियल रखना चाहेंगे? हम वैसा मैग्नेटिक मटेरियल रखना चाहेंगे जिसका एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस लूप कम हो, लेकिन कहीं पे हमें एनर्जी को लॉस ही कराना है ना, तो वहां पे हम वैसा मटेरियल रखेंगे जहां पे एरिया ज्यादा हो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमने पढ़ाया नहीं, बट थोड़ा सा आइडिया होगा कि ट्रांसफार्मर में कोर में मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं, तो वहां पे ट्रांसफार्मर में करंट, इलेक्ट्रिसिटी कभी एक डायरेक्शन में जा रहा है, कभी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज हो रहा है। तो उसमें जो मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है उस कोर के, ट्रांसफार्मर के कोर में, तो वो कभी इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, कभी दूसरे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज हो रहा है, तो वो एनर्जी का लॉस करा रहा है। तो कोर में रखने वाला मैग्नेटिक मटेरियल हम वैसा चूज करेंगे जिसमें एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस लूप छोटा हो। ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, है ना, सोलेनॉइड के अंदर जो हम रखते हैं, सोलेनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं, तो वहां पे स्मॉल हिस्टैरिसीस लूप वाले मैग्नेटिक मटेरियल को यूज करेंगे। लेकिन सपोज हमें कहीं पे ब्रेक लगाना, मैग्नेटिक ब्रेक के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक ब्रेक के लिए, वहां पे हम वैसे मटेरियल यूज करेंगे जहां पे हिस्टैरिसीस लूप ज्यादा हो। ठीक है, तो ये थ्योरी कंप्लीट हो गया। स्टिल आई विल रिकमेंड कि HC वर्मा एक बार पढ़ लो। सो मैग्नेटिक मटेरियल वाला थ्योरी मेंस पोर्शन वाला कंप्लीट हो गया। नाउ you can solve all the questions of mains level.